माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 10 अंग्रेजी का पेपर 2024 में कैसा आया था और उसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि 2025 में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग 2024 का पेपर देखते हैं अंग्रेजी का कक्षा 10 में। आपको समय 3 घंटे 15 मिनट, यानी जो है 70 नंबर के पूर्णांक हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए गए हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट आपको जो है प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आगे मिलेगा ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी सभी प्रश्न जो हैं अनिवार्य हैं। और आगे मिला है दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स, यानी जो प्रश्न पत्र हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं, पार्ट ए पार्ट बी। अब देखेंगे कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर 1 मार्क्स इज दैट have to be answered on OMR answer sheet by darkening completely the correct circle with the blue and black ball point pen। मतलब जो है 20 MCQs मिलेगा, वो भी OMR शीट पर जो है काले या नीले जो है पेन से उसको कलर करना है, भरना है गोले को। ये पार्ट ए में जो है 20 MCQs मिलेगा। और जो पार्ट बी होगा उसमें जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, जो लॉन्ग वाले होंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो आइए हम लोग पहले 20 MCQs प्रश्नों को देखते हैं। तो पार्ट ए आपका शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, यानी 1 से 3 प्रश्न जो हैं आपको पैसेज से मिलेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी गद्यांश को जो है सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उसी में से जो है क्वेश्चन प्रश्न उत्तर जो है चुन के लिखना है। तो ऐसे ही आपको अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज मिलेंगे, जो आपकी बुक का नहीं रहेगा, उसी से आपको प्रश्न छांटने होंगे। तो इसमें आपको पढ़ाना नहीं है, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पूरा पैसेज कि आप पढ़ें, बिना पढ़े ही आप उसके आंसर देंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से उसको पढ़ना है। पैसेज मिला है अबाउट 500 ईयर्स एगो, यानी लगभग 500 साल पहले जो है ए टाउन कॉल्ड हेमलिन, यानी एक शहर था जिसको हेमलिन के नाम से पुकारा जाता था, इन नॉर्थ जर्मनी में, उत्तरी जर्मनी में। ये आपका पैसेज है। अब यहाँ पे आप प्रश्न पढ़िए। प्रश्न देखेंगे दैट टू द टाउन हेमलिन वाज, यानी जो शहर हेमलिन था वो कहाँ था। तो आप देख पाएंगे, आपको पूरा पढ़ाना नहीं है। देखेंगे जो टाउन कॉल्ड हेमलिन था, हेमलिन नाम का जो शहर था वो कहाँ था, इन नॉर्थ जर्मनी में, उत्तरी जर्मनी में। तो ऑप्शन देख पाएंगे कि नॉर्थ जर्मनी ऑप्शन में है या नहीं। ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, नॉर्थ जर्मनी और साउथ जर्मनी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्शन जो सी है वो नॉर्थ जर्मनी है, जो आपके विकल्प में देखने को आसानी से मिल सकता है। आप देख पाएंगे कि इन नॉर्थ जर्मनी। इस प्रकार से बिना पैसेज पढ़े आप आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है ए टॉल मैन इन क्वियर, यानी एक लंबा विचित्र व्यक्ति लॉन्ग कोट डिमांडेड, यानी लंबा जो है कोट की मांग किया। यानी एक जो लंबा आदमी था वो विचित्र अवस्था में जो था वह लंबे कोट की डिमांड करता है, मांग करता है। तो यहाँ पे ए टॉल मैन वाला ऑप्शन जो है देखेंगे तो आप देख पाएंगे, यहाँ पे मैं अंडरलाइन किया हूँ, ए टॉल मैन इन क्वियर लॉन्ग कोट फ्रॉम हील टू हेड इंटर्ड द बॉल ही वेंट अप द टेबल एंड सेड आई कैन रीड यू टाउन फॉर रैट्स इफ यू पे मी 1000 पीस ऑफ गोल्ड, यदि तुम मुझे 500 सोने के सिक्के दोगे तो मैं उसे दे सकता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन देखें, ए टॉल मैन क्वियर वाला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो 1000 पीस ऑफ गोल्ड, 1000 जो है सोने के सिक्के, 500 500 सोने के सिक्के, 10,000 सोने के सिक्के, 5000 पीसेज ऑफ गोल्ड, यानी 5000 सोने के सिक्के। तो आप देख पाएंगे 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड, यानी सिर्फ 1000 लिखा हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन देख पाएंगे 1000 यानी 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इज पैसेज मीन स्ट्रेंज, यानी पैसेज में जो स्ट्रेंज दिया गया है उसका मतलब क्या है। तो स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र होता है। तो विचित्र का स्पेलिंग बिग तो होता नहीं है, टाल नहीं होता, क्वियर बाइट तो क्वियर हो जाएगा। तो क्वियर माने विचित्र होता है, तो स्ट्रेंज का जो मीन्स होता है वो क्वियर होता है, जो आपके पैसेज में भी देखने को मिल सकता है।
ठीक है। पैसेज में ही को शब्द रहेगा क्वियर। देखिए यहाँ पे लिखा है ए टाल मैन इन क्वियर, यानी क्वियर दिया हुआ है तो क्वियर का मतलब था, तो क्वियर माने स्ट्रेंज होता है। इस तरह से एक पैसेज से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो अनसीन पैसेज होगा। अब 4 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस तरह से। चूज द करेक्ट ऑप्शन द टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सही विकल्प चुनना है और उत्तर देना है। द ट्रेन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यानी ट्रेन पहुंचने से पहले, यानी ट्रेन जाने से पहले, यानी स्टार्ट होने से पहले मैं पहुंच गया था। कहाँ पहुंच गया? स्टेशन। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए, जब बिफोर लगा हो या आफ्टर लगा हो तो इसका मतलब होता है समय से पूर्व या समय के बाद। जैसे आप पढ़े होंगे कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी, मेरे उठने से पहले सूर्य निकल चुका था, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। ऐसे सेंटेंस पढ़ते हैं आफ्टर बिफोर। तो आफ्टर बिफोर में 2 कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है इंडेफिनिट का, ये समझिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, एक होता है परफेक्ट का। इंडिफरेंट टेंस और परफेक्ट टेंस का एक क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें करना क्या है, अगर एक इंडेफिनिट होगा तो दूसरा परफेक्ट होगा, अगर दोनों प्रेजेंट, ए प्रेजेंट का है तो वो भी प्रेजेंट का होगा, अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट का होगा। तो देखें जो सेंटेंस कंप्लीट है उसको देखें, तो सेंटेंस जो कंप्लीट है, आई रीच्ड द स्टेशन, ये सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ पे सब्जेक्ट है और ईडी लगा है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब एक इंडेफिनिट हो गया तो दूसरा जो है पास्ट परफेक्ट में आएगा। और पास्ट परफेक्ट के लिए सहायक क्रिया क्या होगी? ये तो पास्ट परफेक्ट में होती ही नहीं है, ना ए होती है बल्कि हाइड होगी, क्योंकि हाइड ही पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होगी। इसको कैसे समझे? क्योंकि ये जो सेकंड आपका आई रीच्ड द स्टेशन, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। जब एक इंडेफिनिट है तो पक्का है दूसरा परफेक्ट होगा, तो पास्ट परफेक्ट होगी, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड होती है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यानी मेरे पहुंचने से पहले जो है रेलगाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन देखें, मोहन इज टेकिंग रेस्ट, मोहन आराम कर रहा है ए टाल ट्री माने लंबे पेड़ की। तो कोई आराम करेगा तो पेड़ के नीचे करेगा, या पेड़ में करेगा, कि पेड़ के आसपास करेगा, कि पेड़ के अंदर करेगा। तो देखिए जब कोई पेड़ के नीचे हाँ, जो कोई आराम करता है वो पेड़ के नीचे करता है, तो यहाँ नीचे का स्पेलिंग क्या होगा? अंडर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है 2023 में भी पूछा गया था, लेकिन वहाँ सीता लिखा था, सीता इज टेकिंग रेस्ट ए ट्री, तो वहाँ अंडर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है छठा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। यानी एक आपको सेंटेंस मिलेगा जिसको आपको रीअरेंजमेंट करना है, पुनः व्यवस्थित करना है, ताकि उसका हम लोग अर्थ निकाल पाएँ, मीनिंगफुल हो मतलब अर्थपूर्ण हो। ठीक है, और क्लस्टर मीन्स समूह होता है। तो सी लाट ए बुक ऑफ ब्रारोड हैज मी फ्रॉम, तो इसको देखो विकल्प दे दिया है तो विकल्प कर दे, हमारे लिए और आसान होगा। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब के बाद ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब है हेल्पिंग वर्ब पहले देखेंगे, फिर मेन वर्ब देखेंगे। तो पहले अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो सकता है? अगर प्रोनाउन देखें, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट उसी को बनाएं। तो यहाँ पे देख पाएंगे सी प्रोनाउन है, प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है, तो जहाँ पे सी आएगा वो हमारा होगा सही। तो यहाँ सी आ गया, यहाँ ये देखें, यहाँ सी से स्टार्ट नहीं, गलत है, सी से स्टार्ट नहीं, ये गलत है, तो ऐसे ही गलत हो गए। तो 2 जगह सी देखने को मिल गया। चलिए इन दोनों में बरकरार है, ए और सी में। ठीक है, अगर सी करता है तो उसके बाद सहायक क्रिया देख पाएंगे, हैज, हैज ऑप्शन में है, तो सी के बाद हैज आना चाहिए, तो यहाँ भी देखिए सी के साथ हैज आ गया है। तो 2 जगह तो अभी तक बरकरार है, सी हैज। फिर देखें मेन वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पे देख पाएंगे तो बारू मेन वर्ब है, बारू आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहाँ पे देखें सी हैज बारू नहीं आया है, सी हैज फ्रॉम आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ देख पाएंगे सी हैज बारूड, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा कर्ता क्रिया कर्म के रूप में। तो सी हैज बारोड ए लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी, वह मुझसे जो है बहुत अधिक किताबें जो है उधार लिया। इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यानी एक क्वेश्चन आपको मिस स्पेल्ड या करेक्ट स्पेल्ड का देगा। मिस स्पेल्ड का मतलब क्या है कि 4 स्पेलिंग यहाँ पे दिए होंगे, 4 में 3 सही होगा, एक की स्पेलिंग मिस्टेक होगी।
और करेक्ट स्पेल्ड में क्या है, 3 गलत होगा 1 सही। तो मिस स्पेल्ड में किसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, अचीव ACHIV, अचीव की स्पेलिंग सही है। रिसीव देखें सी के बाद EI आता है, ये सही है। बिलीव, बिलीव की स्पेलिंग देखें गलत है। मिस्चीफ की स्पेलिंग MISCHIEF, मिस्चीफ की स्पेलिंग सही है। इसकी भी स्पेलिंग सही, इसकी भी। बिलीव की स्पेलिंग गलत है क्योंकि मिस स्पेल्ड हमें बताना था। बिलीव की स्पेलिंग होती क्या है रियल में, जो BELIEVE, यहाँ IE आता है, यहाँ EI दी, इसलिए गलत है। आपको मिस स्पेल्ड ढूंढना था, इसी की स्पेलिंग में मिस्टेक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिल इन द गैप विथ सीटेबल प्रीपोजिशन, यानी एक प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आएगा और प्रीपोजिशन से क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान होता है कुछ चीज़ें। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ जब कोई चीज़ स्थिर हो, जब कोई वस्तु स्थिर हो तो स्थिर के लिए इन और आन का यूज करते हैं। अगर में है अंदर तो इन, ऊपर है तो आन। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में हो, किस में हो, गति में हो, तो यहाँ पे इन का इनटू हो जाएगा और आन का अपान हो जाएगा, कहेंगे कोई बात नहीं। अब देखिए प्रश्न में क्या करते हैं, सी जम्प्ड, वह कूदी। अब कूदी तो स्थिर अवस्था में नहीं रह गई बल्कि गति अवस्था में, तो इन और आन वाले ऑप्शन गलत होंगे। इन वाला ऑप्शन, आन वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जंप माने कूदी, तो कूदी तो गति अवस्था में कूदेगी, तो इन और आन तो स्थिर अवस्था में होते हैं, गलत। अब इंटू और अपान दोनों में क्या है, सी जम्प्ड, वह कूदी, कहाँ कूदी, द वेल, वेल माने कुआं। अब कुआं में कूदेगी कि कुआं के ऊपर कूदेगी, तो कहेंगे आप कुआं में कूदेगी, तो में का स्पेलिंग इनटू होता है, तो गति की अवस्था में इनटू का यूज। तो हो गया सी जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव हर चाइल्ड, वह अपने बच्चे को बचाने के लिए कुआं में कूदी। इस तरह से हम लोग भर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन 9, 10, मतलब 9, 10 दो क्वेश्चन आएंगे आपके प्रोज से। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी जो है एक पैसेज का अध्यास दिया जाएगा, उसमें से आपको सही उत्तर छाट के लिखना है। ठीक है, कोई विकल्प के रूप में, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट ए श्योरली एज द ऑपरेस्ट ए मैन हु टेक्स अवे अनदर फ्रीडम्स इज ए प्रिजनर ऑफ फाइटर, यानी जो व्यक्ति जो है दूसरे की आज़ादी छीन लेता है वो घृणा का कैदी होता है। ये नेल्सन मंडेला पार्ट से लिया गया। ठीक है, ऑपरेसर और ऑपरेस्ट क्या होता है, ऑपरेसर माने पीड़ा देने वाला, ऑपरेस्ट माने होता है पीड़ा सहने वाला, जो पीड़ित है। एक उत्पीड़क है, एक उत्पीड़ित है। उत्पीड़क मतलब पीड़ा देने वाला, उत्पीड़ित माने पीड़ा सहने वाला। ये दोनों ही स्वतंत्र नहीं होते हैं, दोनों ही घृणा के कैदी माने जाते हैं। ठीक है, तो एक से प्रश्न पूछा जाएगा। अब आप देख पाएंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार माने कौन इज नॉट फ्री, कौन आज़ाद नहीं है। मंडेला के अनुसार कौन नहीं आज़ाद है, ऑपरेसर उत्पीड़क, ऑपरेस्ट उत्पीड़ित, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं। तो दोनों होंगे, बोथ ए एंड बी होगा, पीड़ा देने वाला और पीड़ित, ये दोनों ही जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, अगला है ए मैन। देखें यहाँ पे ए मैन, एक आदमी हु टेक्स अवे, जो छीन लेता है अनदर्स मैन फ्रीडम, यानी दूसरे आदमी की आज़ादी। इन एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीन लेता है वो क्या है, वाइट होता है कि ये प्रिजनर ऑफ फाइटर, घृणा का कैदी होता है, कि क्रिमिनल अपराधी होता है, कि रूड माने अभद्र होता है। तो यहाँ पे आप पैसेज देख पाएंगे कि ए मैन्स, देखें यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरे ही लाइन में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हाइटरेड, घृणा का कैदी होता है। तो आप देख पाएंगे प्रिजनर ऑफ हाइटरेड जो है आपके विकल्प में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखें बी, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर फ्रीडम ए प्रिजनर ऑफ फाइटर, यानी एक आदमी जो दूसरे की आज़ादी छीन लेता है वो घृणा का कैदी माना जाता है, वो नफरत का कैदी होता है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 11 से 13 3 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सही विकल्प चुनकर जो है उत्तर देने हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको प्रोज सप्लीमेंट्री से और प्रोज से देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो अभी MCQ जो आपके बुक में मिलता है पाठ में। हाउ मच मनी, यानी कितने पैसे डिड लेंचो आस्क फॉर, कितने पैसे लेंचो मांगे थे। तो आपको पता होगा कि लेंचो का जब फसल बर्बाद हो गया तो लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा और भगवान से 100 पीसोज मांगे थे। ठीक है, ताकि उसका परिवार का पालन पोषण हो और अगली फसल तक उसका काम चल सके।
100 पीसोज, 1000 पीसोज, 10 पीसोज, 500 पीसोज। तो लेंचो ने 100 पीसोज मांगा था। कितने मांगे थे? तो 100 पीसोज हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि लेंचो को कितना प्राप्त हुआ था 100 पीसोज से, तो बताएंगे 70 पीसोज। ठीक। अगला है अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार व्हाट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है ऑफ नेशन, माने राष्ट्र की। यानी मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो मंडेला ने जी कहते हैं कि राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? खनिज मिनरल्स नहीं है, बल्कि वहाँ के ईमानदार लोग हैं। तो मिनरल्स तो था नहीं, जेम्स माने रत्ने नहीं थी, ना डायमंड्स हीरे थे, बल्कि पीपुल, यानी जो सबसे बड़ी संपत्ति थी मंडेला के अनुसार वो वहाँ के लोग थे, ईमानदार पीपुल। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाई डज एनी वांट्स टू कीप ए डायरी, यानी क्यों जो है एनी फ्रैंक एक डायरी रखती थी अपने पास। तो आप पढ़े होंगे एनी फ्रैंक के बारे में कि एनी फ्रैंक का कोई वास्तविक मित्र नहीं था, कोई रियल फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो डायरी को ही अपनी फ्रेंड बना ली थी और डायरी को किट्टी कह के पुकारती थी। तो वह क्यों डायरी रखती है, अपने पास रखना चाहती है? ऑप्शन देखें। सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, उसका कोई क्लोज फ्रेंड घनिष्ठ मित्र नहीं है। सी लव्स टू राइट, वह लिखना पसंद करती है। सी वांट्स पीपुल टू रीड, वह लोगों को पढ़ना चाहती है अबाउट हर लेटर, अपने पत्र में। कि सी लाइक्स टू आइडिया ऑफ, तो वह इसके लिए विचार को पसंद करती है। तो आपको पता होगा कि वह डायरी क्यों रखती है कि सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई वास्तविक मित्र नहीं था। तो क्लोज फ्रेंड लिखे या ट्रू फ्रेंड लिखे या रियल फ्रेंड, बात एक क्या हुई। अगला प्रश्न देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 14 से 15 है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी आपको अब पोएट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पोएट्री से 4 लाइन की पोएम दी जाएगी, उसी से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 14-15। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग्स कार, यानी गश्त लगाने वाली कार्स की। एंड स्टेयर्स विथ द हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकदार आंखों से स्टेयर में घूरता है। एंड द ब्रिलियंट स्टार, और चमकदार आंखों से तारों को घूरता है वो। ये किस पार्ट का है? तो आप पढ़े होंगे ए टाइगर इन द जू, यानी इस पार्ट की कविता है। व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स विजिटर, यानी आगंतुकों के प्रति जो है बाघ का रवैया कैसा था? लविंग प्यार भरा था, हेटिंग था नफरत था, इग्नोरिंग था कि थ्रीटनिंग था? तो जो बाघ की रवैया थी, जब बाघ अगर सलाखों में बंद हो जाता था तो वह लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करता था? तो आपको पता होगा इग्नोर करता था। ठीक है, इग्नोर करता था मतलब अनदेखा करता था। ऑप्शन नंबर आपका सी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पेट्रोलिंग्स एट नाइट, यानी क्या जो है रात में पेट्रोलिंग करता था, गश्त लगा रहा था? कार्स, टाइगर्स, डियर, ऑल ऑफ दी, उपयुक्त सभी। तो वहाँ भी मैंने पढ़ा है कविता में कि पेट्रोलिंग्स कार थी। तो पेट्रोलिंग्स क्या थी? कार थी, जो कार ही गश्त लगा रही थी। ऑप्शन नंबर ए आपका जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देखें 16 से 20 क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चन आपको ग्रामर से देखने को मिल सकते हैं या तो आपके सप्लीमेंट्री से देखने को मिल सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन सही विकल्प चुनकर उत्तर देने हैं प्रश्न के। हु वाज थिप इन द स्टोरी, द थिप्स स्टोरी, यानी चोर की कहानी में चोर कौन था? आप पढ़े होंगे अनिल और हरि सिंह के बारे में, जो हरि सिंह चोर था, तो वही पूछा जा रहा है हु वाज थिप, यानी चोर कौन था इन द स्टोरी, मैंने कहानी में। यानी थिप्स स्टोरी, चोर की कहानी में चोर कौन था? हरि सिंह था, अनिल था, कि मंगल पांडे था, कि सुरेश था? तो यहाँ पे हो जाएगा हरि सिंह। ठीक है। अगला है व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, यानी ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी? ट्रिकी नाम का कुत्ता था, मिसेस पंफ्रे के बारे में पढ़े होंगे कि जो उल्टी बहुत ज़्यादा कर रहा था, उसकी मालकिन सोचते थे कि वह कुपोषण का शिकार है, लेकिन वो कुपोषण नहीं था, बल्कि वह अधिक भोजन खाने पीने की वजह से उल्टी कर रहा था। तो उसको वास्तविक बीमारी समस्या क्या थी? फीवर था, बुखार था, कि मलेरिया था, कि माइनोन्यूट्रिशन कुपोषण था, कि ओमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, यानी अधिक भोजन करने से उल्टी होने की समस्या थी। तो आपको पता है कि जो ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो उल्टी होने की समस्या थी, जिस ओमिटिंग प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। तो ओमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, अधिक भोजन करने की वजह से, खाने की वजह से जो उल्टी की समस्या थी। तो आंसर आपका डी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा व्हाट टाइप
ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, यानी ग्रिफिन किस प्रकार का आदमी था। तो ग्रिफिन के बारे में आप पढ़े होंगे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी एक ऐसा एक वैज्ञानिक रहता है जो कुछ दुर्लभ दवा को निगल जाता है जिसके कारण वह अदृश्य हो जाता है शीशे की तरह, ठीक है। तो वही ग्रिफिन है जो एक दवा दुर्लभ जड़ी बूटियों की दवा खाता है। व्हाट टाइप वाज मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था। लॉलेस पर्सन, कानून विरोधी व्यक्ति था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट की बुद्धिमान वैज्ञानिक था। बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रिफिन बोथ ए एंड बी था, मतलब दोनों था। कानून विरोधी व्यक्ति भी था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। तो बोथ ए एंड बी करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखें, ए ब्राइट वाज बार्न इन, ए ब्राइट पैदा हुआ। ए ब्राइट वो है रिचर्ड ए ब्राइट द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इसमें एक बच्चा जो रहता है 7 साल की उम्र में, जो है लगभग 25 प्रकार की तितलियों को वो इकट्ठा करता है और उसी के माध्यम से वो एक वैज्ञानिक बन पाता है। तो ए ब्राइट वाज बार्न, ए ब्राइट कहाँ पैदा हुआ। लिवरपूल में, लंदन में, रीडिंग में, ऑक्सफोर्ड में। तो ए ब्राइट जो पैदा हुआ था रीडिंग में। पेंसिल्वेनिया, एक पेंसिल्वेनिया एक शहर था, उसी की रीडिंग में, ठीक है। या तो रीडिंग दिया होगा या तो पेंसिल्वेनिया देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। मटिल्डाज ऑलवेज रिमेन, यानी मटिल्डा जो है सदैव रहती थी। क्या रहती थी मटिल्डा? वो है नेकलेस वाली गले की हार, जिसमें एक औरत रहती मटिल्डा, जिसका शादी एक छोटे से कलर के साथ हो जाता है और वह उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। और पार्टी में वो जाती है और अपनी सहेली का हार उधार लेती है, जिसका हार जो है गायब हो जाता है, जिसके कारण वो हमेशा दुखी भी रहती है। मटिल्डा ऑलवेज रिमेन, यानी मटिल्डा जो है सदैव रहती थी। अनहैप्पी नाखुश, हैप्पी खुश, डिलाइट प्रसन्नचित, या कंटेंट संतुष्ट। तो मटिल्डा अनहैप्पी रहती थी, हमेशा नाखुश रहती थी, ठीक है। इस प्रकार से हमने 20 MCQs जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 पूछे गए थे उसको सॉल्व करवाए और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी प्रकार से आप इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2025 की तैयारी करें, ताकि आपको लग पाए कि किस चैप्टर से कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए हम अच्छे वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।